I hope so everyone has joined the meeting. Chalo, first we will take your attendance. Janil Devalia, Kataria Khushi, Khushi Singh, Jay Patel, Bhavsar Vishwa, a very good afternoon. Patel Maitri, Maitri Shah, good afternoon and good afternoon. Shreya, Priyanshi, yes, is anyone remaining? Let me know. Pooja Patel, Rutvik Bhutani, ओके चलो कल काफी बच्चों ने होमवर्क सबमिट किया, आई अप्रिशिएट इट, बट अभी भी मैक्सिमम बच्चे नहीं कर रहे, है ना। कल बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क मुझे सबमिट किया था, वेरी गुड, आई लाइक दिस, बट अभी भी कुछ बच्चे सबमिट नहीं कर रहे। ठीक है, सो जो लोग नहीं सबमिट कर रहे हैं उन्हें अपने आप समझ जाना है कि होमवर्क इज फॉर यू ओनली, इट इज नॉट फॉर मी। नील पटेल, कल के होमवर्क में कोई डाउट्स अगर डिस्कस करने जैसे हैं तो बता दो, आई विल डिस्कस दैट वन। नो डाउट्स। पटेल मैत्री, पटेल मैत्री ने बोला था सर कुछ डाउट्स आए हैं मेरे को, सो वो डाउट्स मैं आज डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। खुशी सिंह 4 और 10, 6 और 7, चलो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में जो डाउट्स है वो मैं डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, फिर हम आगे वाला टॉपिक हमारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
ठीक है, स्नेहा हैज ऑल्सो ज्वाइन। होमवर्क इज फॉर योर बेनिफिट ओनली। आप होमवर्क करोगे तो आपको पता चलेगा हाउ मच यू आर गेटिंग इट। इफ यू डू नॉट डू योर होमवर्क, आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे कितना आ रहा है। नेली पटेल, so homework is for your benefit only, it is not for me। चलो क्वेश्चन नंबर 6, सही में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। जो डाउट्स आए हैं, जिन्होंने होमवर्क करते हैं उन्हीं को पता चलते हैं कि जब डाउट्स आते हैं तो वो क्वेश्चंस कितने अच्छे होते हैं। डिस्कस करने लायक क्वेश्चंस है, तो मैं डिस्कस करूंगा उनको। आई विल डेफिनेटली डिस्कस दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 तो सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे नहीं लगता डाउट्स आने चाहिए, फिर भी अगर आया है तो मैं बता देता हूं आपको। और 14, 15 और 16 जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, वो वाला टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, हाँ 14 भी डिस्कस करूंगा मैं। 15 और 16 जो क्वेश्चन है वहां से बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो जाता है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो अ 2D मोशन। सो 15 और 16 को अभी रहने दो, लेकिन 14 तक मुझे लगता है कि सबको आने चाहिए। 14 तक यू कैन ट्राई, है ना, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 14 तक सबको ट्राई करना चाहिए था। 1 से लेके 14 तक आप ट्राई कर सकते थे। 15 और 16 अभी रहने दो, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं। चलो तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे होमवर्क के, जो भी डाउट्स वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ पहले। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ एनसीईआरटी। ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन? यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला हुआ है, state whether the following sentences are meaningful or not, so adding any two scalar। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? एडिंग एनी टू स्केलर। तो मैं स्केलर में स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर सकता हूं, है ना। तो यस, दिस सेंटेंस इज मीनिंगफुल, दिस सेंटेंस इज मीनिंगफुल। सेकेंड सेंटेंस आपको क्या दिया है? सेंटेंस आपको रीड करना था खाली। एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर। नो, स्केलर में मैं वेक्टर को ऐड नहीं कर सकता। आई कांट ऐड टू 3 to 4 आई कैप। दिस एडिशन इज नॉट पॉसिबल। I can't add any scalar quantity to vector quantity, है ना। This is not meaningful। थर्ड सेंटेंस क्या दिया हुआ है देखो। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है इसमें। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय अ स्केलर। सो किसी भी वेक्टर को मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यस, कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था, हमने लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई किया था। वेल लैम्डा इज एनी स्केलर, वी कैन मल्टीप्लाई एनी वेक्टर विद अ स्केलर। ठीक है, निक्की एसपीबी हैज आल्सो ज्वाइंड। ओके, चलो सिंपल है ना ये क्वेश्चन, सबको समझ आ रहा है ना? बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है वेक्टर्स और स्केलर्स की, है ना। हमें खाली कंडीशंस चेक करना है कि वो सेंटेंस कुछ मीनिंगफुल है कि नहीं है। हाँ, किसका डाउट था ये? खुशी सिंह। खुशी सिंह का डाउट था। खुशी सिंह, आपको समझ आ रहा है? बाकी सबको भी समझ आना चाहिए। यस, पल्लवी इज ऑल्सो ज्वाइन। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। विश्वा, हाँ विश्वा को भी समझ आ रहा है। विश्वा, आप होमवर्क नहीं करते क्यों?
होमवर्क करना चाहिए बेटा, होमवर्क सबमिट करना चाहिए आपको भी। यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, आपको भी होमवर्क करना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, क्या हम दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई एनी टू स्केलर्स, 3 into 4 you will get 12. so this sentence is a meaningful sentence. नेक्स्ट पॉइंट देखो, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, क्या हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? यस हम ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड 4 i cap plus 3 i cap, you will get 7 i cap. We can add 4 i cap plus 3 j cap. We can add 2 i cap minus j cap plus k cap. We can add the vectors, है ना? वेक्टर एडिशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया देखो, स्टेटमेंट नंबर 6, adding a component of a vector to the same vector. A component of vector can be added to the same vector as both have the same dimensions. देखो अच्छा, सिक्स्थ वाला स्टेटमेंट थोड़ा अच्छा है, इसको समझोगे। क्या हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं क्या? दिस इज द मीनिंग, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। सपोज करो मैंने आपको कोई वेक्टर दिया, a वेक्टर इज इक्वल टू 2 i cap प्लस j cap, है ना? सो इसका x कंपोनेंट क्या हो गया? दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो अब वो क्या बोल रहा है, क्या मैं किसी भी कंपोनेंट को ऐड कर सकता हूं वेक्टर में? क्या मैं a वेक्टर में a के कंपोनेंट को ऐड कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। मैं a वेक्टर में I can add this 2 i cap which is your x component of vector. मैं a वेक्टर में उसके कंपोनेंट को ऐड कर सकता हूं, है ना? ऐड करूंगा तो क्या होगा देखो, you will get 2 i cap plus j cap plus 2 i cap. So 2 i cap plus 2 i cap will become 2 i cap plus 2 i cap will be 4 i cap plus j cap. I can add the vector to component of its vector, है ना? So this statement is meaningful. ठीक है, तो हमें बताना था जितने भी स्टेटमेंट्स हमने देखे क्या वो मीनिंगफुल थे कि नहीं थे। तो ये तो आपका 4th क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 6th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिन्होंने ट्राई किया है उन्हें पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 वाज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, हमें ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है ना? वी हैव टू ज्योमेट्रिकली प्रूव द स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ध्यान से समझोगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझोगे और इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को जो बच्चा समझ जाएगा अच्छे से, मैं कह रहा हूं उसके वेक्टर्स के काफी हद तक कंसेप्ट्स जो है बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से इसको समझोगे। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी, उसको स्टार मार्क कर लोगे, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हाँ, तो पहला पार्ट क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट मॉड ऑफ a प्लस बी विच इज लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b. This condition we have to prove geometrically. So geometrically हमको ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दो वेक्टर्स बनाए। सपोज ये मैंने a वेक्टर बनाया और ये मैंने b वेक्टर बनाया। ठीक है, let us construct two vectors.
one is the A vector and another is your B vector. So मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया. This is your A vector and this is your B vector. ठीक है, ये आपका हो गया A वेक्टर and this is your B vector. ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, देखो हमें प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ A प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, मॉड ऑफ A प्लस बी विच इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड B. सो मैंने क्या किया, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, देखो resultant of both these vectors will be along this line according to law of parallelogram of vector addition. This will be your resultant vector. ठीक है, ये आपका हो जाएगा resultant vector. I can say this as a R vector where R vector is equal to A vector plus B vector, A vector plus B vector. ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर पता चल गया दोनों वेक्टर्स का. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल को देखेंगे. See this triangle 1. In this triangle, this is B vector, so this is also B vector. So I can say that हमने क्लास 9th में या फिर 8th क्लास में ट्राइंगल करके एक चैप्टर पढ़ा था. वहां पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ टू साइड्स विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्राइंगल, आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन थर्ड साइड. इक्वल में अभी नहीं बोलूंगा, इक्वल वाला केस बाद में डिस्कस कर. ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो साइड्स ली ट्राइंगल की, हमें ज्योमेट्रिकली शो करना है, तो इसको नेम दे दोगे ओ ए बी सी. नाउ यू फाइंड दैट ओ ए प्लस ए बी should be greater than OB. So OA किसका वैल्यू है, OA is your magnitude of A vector plus magnitude of B vector, magnitude of B vector should be greater than OB. OB is magnitude of A plus B. So पहली कंडीशन को तो हमने प्रूफ कर दिया. You can see here A plus B is greater than mod A plus B. We have proved here that A plus B is greater than mod of A plus B. ठीक है, ये कंडीशन हमने प्रूफ कर दी. सेकेंड कंडीशन क्या है, इक्वालिटी वाली कंडीशन. अब इक्वालिटी वाली कंडीशन को कैसे प्रूफ करोगे, सपोज आपके दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते, लेट्स से दिस इज योर ए वेक्टर, ये केस भी तो पॉसिबल हो सकता है ना, एंड दिस इज योर बी वेक्टर. लेट्स से आपके ए और बी वेक्टर इस तरह से होते, सो आप लिख सकते हो let's say this is OA, this is B, so you can write OB is equal to OB vector is equal to OA vector plus AB vector
or you can simply write OA vector is your A vector plus B vector, and this is your A plus B vector. ठीक है? So if you consider the magnitude of both these vectors individually, so I can say that mod A, that is magnitude means this length of this tail, mod A plus mod B, which is the tail length of this vector, which is equal to mod of A plus B. ठीक है? So combining both the statements, that is statement number 1 and statement number 2, I can prove that this is true. I can prove that this statement is true. Yes, सबको समझ आया? बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और वेक्टर्स का क्वेश्चन है, तो आपको ज्योमेट्री के साथ इसको प्रूफ करना था. एनसीईआरटी में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आप लोग एनसीईआरटी को कम मत समझना. एनसीईआरटी बेटा बहुत अच्छे लेवल की बुक है और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन अगर आप ढंग से सॉल्व कर लो ना, यू कैन क्रैक एनी एग्जाम. इफ यू सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन very carefully, then you can crack any kind of exam because it is the base. So NCERT is your base. जब आपका base strong होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, है ना? किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका फाउंडेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. So this NCERT book is your foundation. I can say that. If your foundation is strong, then you can make a building as tall as you want. But if your foundation is weak, your building will collapse in 2 or 3 floors. ठीक है? So if you want to make a high rise building, in today's era we are seeing that buildings are very high. High rise building you can see 25 floors, 30 floors, 40 floors, 50 floors, 80 floors. If you want to make such kind of high rise buildings, then your foundation should be very strong. Okay? Yes. चलो आ जाओ सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट इसका और ज्यादा इंटरेस्टिंग है. In second part we have to prove that second part देखो, mod of a plus b, mod of a plus b should be greater than equal to mod of mod a minus mod b. बेटा ये क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं ना कि आप अपने क्लास के मैथ्स के बच्चों को भी देख लेना, दे देना सॉल्व करने के लिए, वो भी 5 बार सोचने लगेंगे. मैं बायो वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो प्रॉपरली मैथ्स पढ़ रहे हैं. अगर किसी मैथ्स वाले स्टूडेंट को भी इस तरह के क्वेश्चन आप पूछोगे तो वो भी 2 बार सोचेगा, उसके बाद आंसर वो भी पता नहीं निकाल पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये वेक्टर्स के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कह सकता हूँ. वेरी गुड लेवल क्वेश्चंस, है ना? एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलना बहुत बड़ी बात. इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में अगर आपको मिल रहे हैं तो दैट इज योर गुड लक. चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखो. सेकंड पार्ट को कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ, क्या किसी का दिमाग चला सेकंड पार्ट में कैसे हम प्रूफ करेंगे? यस. तो पहले तो हम ए वेक्टर और बी वेक्टर बना लेते हैं. दिस इज ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर. अब मैं छोटा डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि अब 2-3 डायग्राम्स बनेंगे. दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर
and this will be your r vector, which is equal to a plus b. ठीक है, अब मैंने क्या किया, दो साइड्स को ऐड किया. सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ओ ए बी एंड सी. ठीक है, सो आई कैन से दैट sum of two sides should be greater than third side. So I can say that OB plus BA should be greater than OA. OB plus BA should be greater than OA. ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूं. और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं OB इज ग्रेटर देन, अब BA को उस साइड ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, OB इज ग्रेटर देन OA माइनस BA. है ना, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता. यस, वेरी गुड. बाय ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, सिंपल. है ना, अब बड़े ध्यान से देखो तो OA क्या है हमारा, OA हमारा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. OB क्या है हमारा, OB इज योर मॉड ऑफ A प्लस B. OB is nothing but magnitude of A plus B vector, which is greater than OA vector is your magnitude of A vector. BA is your magnitude of B vector. ठीक है, सो देखो इस तरह का टर्म आपका आ रहा है, मॉड ऑफ A माइनस मॉड ऑफ B, मॉड ऑफ A माइनस मॉड ऑफ B. सो ग्रेटर वाला हमने पार्ट शो कर दिया यहां से. ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चंस ये बेसिक्स हैं, ये सारे बेसिक्स हैं आपके ट्राइंगल के, जो हम मैथ्स में ट्राइंगल पढ़ते थे 9th क्लास में चैप्टर. तो वो ट्राइंगल के बेसिक्स पे उन्होंने ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया वेक्टर का. है ना, चलो तो यहां से आपने ये पार्ट तो प्रूफ किया. ऐसे ही आपको सारे पार्ट शो करने. थर्ड वाला पार्ट देखो, अब थर्ड वाला पार्ट देखोगे, इक्वल टू वाला आप वैसे ही शो करोगे. इक्वल टू वाला जैसे मान लो दोनों वेक्टर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर. ठीक है, तो सेम लाइन पे अगर लाई करेंगे तो आप देखो, अगर आप ए में बी को ऐड करोगे, सपोज ए का मैग्नीट्यूड है आपका 3 यूनिट्स, बी का मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट्स. सो यू कैन सिंपली से दैट 3 plus 1 which is greater than a माइनस बी करोगे तो 3 minus 1. ठीक है, सेम लाइन में वेक्टर्स ले लोगे तो आपका इक्वलिटी वाला साइन भी आ जाएगा. सो आप प्रूफ करने के लिए कैसे भी प्रूफ कर सकते हो, वैल्यूज पुट करके भी कई लोग प्रूफ करते हैं, कई लोग प्रॉपरली ज्योमेट्री फॉलो करके भी प्रूफ करते हैं. तो आपको जब तक कोई स्टेटमेंट ना दिया हो, यू कैन प्रूफ इट इन एनी वे, इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे. ये वाला अब आप पार्ट सॉल्व कर लोगे ना सारे, या मैं सारे बताऊं? आपको हिंट पता चल गया सबको, इस तरह से आपको सॉल्व करना है. वेरी गुड, चलो अब आप इसको सॉल्व कर लेना. हिंट मैंने आपको दे दिया है. इसके रेस्ट पार्ट्स भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, वो आप खुद से ट्राई करना. पार्ट सी, पार्ट और डी आप लोग खुद से ट्राई करना. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 10.
क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो यू कैन रीड इट। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। On an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meters. So एक मोटरिस्ट है, वो हर 500 मीटर पे, हर 500 मीटर में 60 डिग्री टर्न हो जाता है। जैसे फर्स्ट 500 मीटर्स कवर किया, तो फर्स्ट 500 मीटर्स के बाद वो मोटरिस्ट टर्न हो गया 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे टर्न हो जाएगा तो किधर आ जाएगा, ये वाला ट्रैक फॉलो करने लगेगा। After every 500 meters, a motorist turns at an angle of 60 degree. ठीक है, पहले 500 मीटर चला, फिर 60 डिग्री टर्न हो गया, फिर वापस 500 मीटर चला, फिर से 60 डिग्री टर्न हो गया, अब असली में जाना तो इधर चाहता था, लेकिन अब 60 डिग्री टर्न हो गया, तो 60 डिग्री टर्न हो गया तो किधर जाएगा, ये वाले पाथ पे फॉलो करने लगा। 60 डिग्री टर्न हो गया ना, अपने एक्चुअल पाथ से 60 डिग्री टर्न हो गया। ठीक है, फिर वो इस पाथ को फॉलो करने लगा, फिर इस पाथ पे फिर से 500 मीटर्स मूव हुआ, फिर वापस 60 डिग्री टर्न हो गया। ठीक है, फिर जाना तो इधर चाहता था, लेकिन फिर एक्चुअल पाथ से 60 डिग्री टर्न हो गया। फिर जाना तो इधर चाहता था, लेकिन फिर अपने एक्चुअल पाथ से कितना टर्न हो गया, 60 डिग्री टर्न हो गया। समझ आ रहा है आपको? ये बार बार जो 60 डिग्री टर्न हो रहा है, ये मोटरिस्ट जो है बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है और गेम का बहुत ही अच्छा जानकार है, और ऐसे मोटरिस्ट ही आपको इस तरह के क्वेश्चंस बना के देते हैं। देखो, ये 60 डिग्री टर्न जो हो रहा है वो तो मजे ले रहा है 60 डिग्री टर्न होके, और हमारे क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहा है। ये सारा डिस्टेंस आपका सेम है 500 मीटर। ठीक है, ये सारे डिस्टेंस आपको सेम दिया हुआ है 500 मीटर्स, और ये भी डिस्टेंस है 500 मीटर्स। तो जितना भी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है सब 500 मीटर्स दिया। तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब फाइंड क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन टर्न। सपोज करो उसने यहां से स्टार्ट किया, he started from this point A, starting from the given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn. So पहला टर्न, दूसरा टर्न और तीसरा टर्न। तीसरे टर्न पे वो कहां पे होगा, यस, फर्स्ट टर्न उसका यहां पे लगेगा। अगर मोटरिस्ट यहां से चालू कर रहा है अपनी बाइक, तो पहला टर्न यहां पे होगा, दूसरा टर्न यहां पे होगा, और तीसरा टर्न यहां पे होगा। ठीक है, सो 3 टर्न्स पे आपको बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना। सो डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance between initial and final position. So this will be your displacement after the third turn, है ना, this will be your displacement. So displacement कैसे निकालोगे, अब देखो, अब यहाँ पे फिर दिमाग लगाया तो ज्योमेट्री से देखो आपको पता चलेगा कि ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना, और ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है। So you can see that if this side is 500, so this will be also 500. ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, 500। अच्छा, ये भी 500 है, तो ये भी 500।
है ना। आप देखो पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, इसके पैरेलल साइड बना दो। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बताओ, 500 प्लस 500। डिस्प्लेसमेंट विल बी 500 प्लस 500। सो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1000 मीटर्स। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो 500 प्लस 500 प्लस अगेन 500। सो डिस्टेंस विल बी योर 1500 मीटर्स। थर्ड टर्न के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1000 एंड डिस्टेंस हो जाएगा 1500। ठीक है, तो थर्ड टर्न की कहानी आपको पता चल गई। अब बताओ कि सिक्स्थ टर्न पे क्या होगा। सिक्स्थ टर्न का आप खुद बताओ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सिक्स्थ टर्न। तो सिक्स्थ टर्न के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बताओ, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सिक्स्थ टर्न। तो सिक्स्थ टर्न कब लगेगा, सिक्स्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेरी गुड। और डिस्टेंस कितना होगा बताओ, व्हाट विल बी द डिस्टेंस। सिंपल क्वेश्चन, अगर एक बार आपका डायग्राम बन गया देन यू कैन इजीली सॉल्व। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। डिस्टेंस कितना होगा बताओ सिक्स टर्न के बाद, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, 3000 मीटर्स, है ना। वेरी गुड, डिस्टेंस विल बी 3000 मीटर्स। चलो, अब डिस्टेंस भी पता चल गया आपको, डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया। अब बताओ एट्थ टर्न के बाद क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट आफ्टर एट्थ टर्न। एट्थ टर्न के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, पहला टर्न उसने इधर लिया, दूसरा टर्न इधर लिया, तीसरा टर्न इधर लिया, दिस इज फोर्थ टर्न, दिस इज फिफ्थ टर्न, दिस इज सिक्स्थ टर्न, दिस इज सेवेंथ टर्न एंड दिस विल बी योर एट्थ टर्न। एट्थ टर्न में वो फिर से यहां पे पहुंच जाएगा। एट्थ टर्न में कहां पे पहुंच जाएगा, ये पोजीशन पे पहुंच जाएगा। सो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बताओ, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस डिस्प्लेसमेंट between the initial and final position. This is your eighth position. Yes, eighth position और first position के बीच का ये distance कैसे निकालोगे, how will you calculate this shortest distance? Yes, कौन बताएगा,